हेलो बच्चों, कल हमने पीसीएस जे परी के क्वेश्चंस की तैयारी के कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा की थी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस लाइन पर तैयारी करते समय सक्सेस मिलेगी। आज हम मेंस का एग्ज़ाम कैसे लिखा जाए इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम्स लिखने के लिए चूँकि एक क्वेश्चन हमारे सामने होना चाहिए, इसलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे जो संभावित होंगे, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, और उनके आंसर्स आप किस अंदाज से लिखेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सपोज़ पहला क्वेश्चन लॉ फर्स्ट पेपर में आपका आता है कि डिस्कस द अमेंडमेंट पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, या टू व्हाट एक्सटेंट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, या whether the law defined under Article 13 comes in the category of amendment। ये तीन तरह के जो क्वेश्चंस बताए आपको, इनका आंसर लगभग सेम हो सकता है, लिखने का पैटर्न लिटिल चेंज हो सकता है। शुरुआत करते हैं शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केसेस से। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है तभी अमेंडमेंट लॉ की कैटेगरी में नहीं आता, यानी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, तब वो आर्टिकल 32 के तहत चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि वो लॉ नहीं माना जाएगा। और आर्टिकल 12 में जो लॉ डिफाइन किया गया है, उसी लॉ को प्रोहिबिट किया गया है। अगर वो एफआर को वायलेट करता है तब वो चैलेंज हो सकता है, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन एक परिवर्तनकारी एक जजमेंट आया, गोलकनाथ केस। यहाँ पर भी क्वेश्चन यही था कि क्या लॉ की कैटेगरी में अमेंडमेंट आएगा कि नहीं आएगा। पार्लियामेंट ने कोई अमेंडमेंट किया, गोलकनाथ ने उसको चैलेंज किया कि ये अल्ट्रा वायरस है, एफआर को वायलेट करता है। यहाँ पर 11 जजेस की बेंच बैठी, पहली बार इतनी बड़ी एक बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट में, और 6-5 से ये जजमेंट हुआ कि अमेंडमेंट लॉ की कैटेगरी में आता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए 2 स्टेजेस अब तक हो गई। पहली शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लॉ नहीं माना गया। दूसरी स्टेज हो गई गोलकनाथ, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लॉ माना गया, और ये माना गया कि अगर पार्लियामेंट एफआर को कर्टेल करने वाला कोई कानून बनाती है तब वो अल्ट्रा वायरस होगा, क्योंकि अमेंडमेंट भी लॉ की कैटेगरी में आएगा। इस जजमेंट के बाद पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नंबर 24 किया। ये अब थर्ड स्टेज है आपके क्वेश्चन के आंसर की। और अमेंडमेंट करने के बाद आर्टिकल 13(4) और 368(4) 368(3) को ऐड किया, और इन दोनों जगह ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लॉ की कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट ने निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया। ये अमेंडमेंट करने के बाद
ये अमेंडमेंट भी चैलेंज हुए केशवानंद भारती केस में, जो बड़ा फेमस केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में। केशवानंद भारती केस में 13 जजेस बेंच बैठी और 7-6 मेजॉरिटी से ये जजमेंट हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लॉ की कैटेगरी में नहीं आता, यानी गोलकनाथ वाले जजमेंट को चेंज कर दिया गया। ये 4th स्टेज हो गई। यहीं से एक 5th स्टेज शुरू होगी आपके आंसर की। जब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट लॉ तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती। बेसिक फीचर क्या है? इसके लिए हम जाएंगे प्रीएम्बल में। उसमें आपको मिलेंगे सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये बेसिक फीचर्स हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट इनको अमेंड नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से भी पार्लियामेंट सहमत नहीं थी। हम फ्रैंकली कह सकते हैं कि उन दिनों इंदिरा गवर्नमेंट थी, वो इस जजमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उन्होंने दोबारा अमेंडमेंट नंबर 42 किया। अब आप पहुंच चुके हैं अपने आंसर की 6th स्टेज पर, अमेंडमेंट नंबर 42। 42 में आर्टिकल 368(4) और 5 ऐड किया और इन दोनों आर्टिकल्स में व्यवस्था की कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है, यानी पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अप टू एनी एक्सटेंट। अमेंडमेंट की पावर को अनलिमिटेड बना दिया इस आर्टिकल में। और नेक्स्ट रखा 368(5) कि इस अमेंडेड पावर को कोई भी कोर्ट चैलेंज, कोई भी कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती। यानी पार्लियामेंट की पावर भी अनलिमिटेड कर दी गई और इस पावर को अनचैलेंज्ड भी बना दिया गया। 368(5) में लिखा गया कि कोई कोर्ट इस पावर को रिव्यू नहीं कर सकती। पार्लियामेंट अगर अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ रिव्यू होगा किसी भी कोर्ट के, जनरली सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। पार्लियामेंट का ये अमेंडमेंट भी चैलेंज हुआ मिनर्वा मिल केस में, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368(4) और 5 को अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर कर दिया और रिपीट किया कि पार्लियामेंट की अमेंडेड पावर अनलिमिटेड नहीं है। अमेंड कर सकती है लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। कहाँ तक कंट्रोल्ड है? केशवानंद भारती तक। यानी पार्लियामेंट बेसिक फीचर को कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंड नहीं कर सकती। इसके बाद ये चैप्टर लगभग क्लोज हो गया था, बंद रहा बीच में, लेकिन लेटेस्ट अमेंडमेंट नंबर 99 आया जिसमें NJAC नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया। ये भी चैलेंज हुआ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें भी 4-1 से, यानी कि 5 जज की बेंच थी, 4-1 से
जजमेंट हुआ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस प्रभावित होती हो। क्यों था इसमें ऐसा कि इसमें जुडिशरी से बाहर के कुछ लोग और एग्जीक्यूटिव से बाहर के भी जूरिस्ट रखे गए थे पैनल में, जिससे कमीशन का गठन होता था। इसलिए उनका रखना इंडिपेंडेंट जुडिशरी के फील्ड में हस्तक्षेप माना सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पर इसको सेट असाइड कर दिया इस अमेंडमेंट को। इसके बाद आप लिखेंगे आर्टिकल 368 के रिमेनिंग प्रोविजंस। अमेंडमेंट की पावर जो है 3 जगह बांट सकते हैं। ये प्रोसीजर है, बल्कि पावर के बजाय पावर तक तो हमने अब तक डिस्कस कर लिया है। प्रोसीजर है एक सिंपल मेजॉरिटी, जहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। एक स्पेशल मेजॉरिटी, जहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और थर्ड नंबर पर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कन्फर्मेशन बाय 50% ऑफ स्टेट्स। यानी कि पार्लियामेंट खुद 2/3 से कोई कानून पास करे, अमेंडमेंट करे, प्लस 50% स्टेट्स भी उसको रेक्टिफाई करे। आर्टिकल 368 में ही उन सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है जिसमें स्टेट का रेक्टिफिकेशन मैंडेटरी है। ऐसा इसलिए है कि वो अमेंडमेंट स्टेट के जुरिडिक्शन को और सेंट्रल के जुरिडिक्शन को डिफाइंड करते हैं, उनको घटाते हैं या बढ़ाते हैं। इसलिए स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन जरूरी माना गया है। जैसे कि आर्टिकल 73 में अगर अमेंडमेंट करना हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को एक्सटेंड कर रहा है, या स्टेट पावर को अमेंडमेंट करने वाला, या हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को इफ़ेक्ट करने वाला, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इफ़ेक्ट करने वाला, ये सब स्टेट और सेंटर के जो रिलेशंस हैं, उनकी पावर्स हैं, उनके जुरिडिक्शंस हैं, उनको अफेक्ट करने वाले जितने भी अमेंडमेंट हैं, वो सब रेक्टिफिकेशन 50% स्टेट का मांगते हैं। NJEC में भी, क्योंकि नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बन रहा था, उसमें हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की भी व्यवस्था थी, इसलिए वो 50% स्टेटों के लिए कन्फर्मेशन के लिए भेजा गया था, और वहाँ से कन्फर्मेशन होने के बाद लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है। यानी शंकरी सिंह से शुरू होता है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर आकर आपका ये क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो जाता है। इसमें 2 अमेंडमेंट आए हैं। अमेंडमेंट नंबर 24, जिसमें आर्टिकल 13(3), 368(3) जोड़े गए। उसके बाद केशवानंद भारती केस, उसके बाद बेसिक फीचर्स जो इसी केस से डेवलप हुई। अक्सर प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ से डेवलप हुई है, उसका आंसर है केशवानंद भारती केस। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 368(4) और 368(5) ऐड किए गए। उसके बाद मिनर्वा मिल केस, जिसमें इन दोनों अमेंडमेंट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 99 अमेंडमेंट NJEC, ये चैलेंज हुआ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस में,
और उसका जजमेंट। और उसके बाद आप जैसा अभी बताया सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और रेक्टिफिकेशन 50%, यहाँ तक लिखते हुए आपका ये क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। इसी में जो अब तक हमने बताया कम से कम 20 क्वेश्चंस प्री के इन्वॉल्व हैं। जैसे एनजेईसी वाले जजमेंट में डिसेंडिंग ओपिनियन किसकी थी? जस्टिस चेलामेश्वर की थी। कितने जजेस की बेंच बैठी थी? 5 की बैठी थी। अमेंडमेंट नंबर कौन सा था? 99 था। कौन कौन से आर्टिकल अमेंड हुए थे? मेनली 124 और 217, और भी हुए थे, इनके एंसिलरी भी हुए थे। ऐसे ही केशवानंद भारती केस के जजेस की संख्या, उस समय के चीफ जस्टिस, जजमेंट लिखने वाले जजेस का नाम, डिसेंडिंग जजेस का नाम। गोलकनाथ वाले केस में सेम, कौन चीफ जस्टिस थे, डिसेंडिंग जज कौन कौन थे। और डिसेंडिंग जज वाला क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन आपने तैयार किया मेंस का, इसी के अंदर प्री के अनेक क्वेश्चन इन्वॉल्व है। तो इस तरह से ये पहला हुआ कि मेन कैसे लिखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अगली वीडियो में, अगले मैसेज में हम आपसे कॉन्टेक्ट या सीपीसी किसी एक पेपर पर बताएंगे कि उन पर क्वेश्चन आता है तो बड़ा क्वेश्चन कैसे लिखा जाए।